बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है, जो सिलेबस 2025 का है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें जो हमने स्टार्ट लेना है ना, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। जो हम स्टार्ट लेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो फोर्स एंड मेजरमेंट है। फोर्स एंड मेजरमेंट है। ठीक हो गया, यानी फोर्स एंड मेजरमेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नेम है। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। यानी इसमें जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो स्केलर और वेक्टर है ना, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर्स क्या हैं। बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों क्वांटिटीज में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए हमें स्केलर में और वेक्टर में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, हमने आज जो पहला लेक्चर है हमारा फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो न्यू सिलेबस आया है 2025 का, उसमें हमने जो स्टार्ट लिया है बेटा वो चैप्टर नंबर 2 से लिया है। सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है फोर्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, और उसमें हमने दो क्वांटिटीज को डिस्कस करना है, एक स्केलर को, एक वेक्टर को। इनमें सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये याद रखनी है, ये दोनों के दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में हमें डिफरेंस करना पड़ता है। ठीक है, इनमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जब सीखा तो स्केलर और वेक्टर में हमने क्या डिफरेंस किया, यानी स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले हमने डिफाइन करनी है स्केलर क्वांटिटी की। अच्छा बेटा, हमने अपनी रिसर्च से जिस नतीजे पे पहुंचे उसमें आपने स्केलर की डिफाइन ये करनी है, अ क्वांटिटी, ठीक है, विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने जो डिफाइन की वो स्केलर की डिफाइन की, और स्केलर में हमने एक चीज देख ली कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है उसकी मैग्नीट्यूड से। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा मैग्नीट्यूड क्या क्या आपने लिखना है? विदाउट मेजरिंग इट्स डायरेक्शन। अच्छा, इसके बाद है, यानी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ना, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर वो हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होने का मतलब यह है कि इसमें हमारे पास है जो डायरेक्शन है वो नहीं होती, यानी इसकी डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं, आप लोग जब इसकी डिफाइन करनी है ना, डिफाइन के बाद एग्जाम्पल से पहले आप लोगों ने एक पॉइंट बनाना है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इज डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। ठीक हो गया, यानी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी बेटा डायरेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को आप लोग बोलते हो स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में आपने लिख देना मैस, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी और टेम्परेचर। अच्छा, एग्जांपल तक जाने से पहले आपने एक और पॉइंट बताना है कि स्केलर में दो चीजें होती है सिर्फ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड यूनिट। यानी अगर मैं कहता हूं कि मैंने स्केलर के बारे में बताना है तो स्केलर में बताने के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए यानी कोई वैल्यू चाहिए, और उसका यूनिट चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 20 न्यूटन। 20 क्या है? 20 मैग्नीट्यूड है, न्यूटन क्या है? यूनिट है। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपने ये एग्जाम्पल लिख देनी है। एग्जाम्पल लिखने के बाद ना आपने इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना है।
नंबर वन जिस तरह हम बताते हैं मैथ के बारे में, तो मैथ के बारे में हम कह सकते हैं मैथ इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, यानी बेटा मैथ क्या होता है, मैथ से मादे की मिकदार को बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में जो मादे की मिकदार होती है उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, उसको किसी भी मैटर में जो क्वांटिटी होती है बेटा उसको मैस बोलते हैं, और मैस का जो यूनिट यूज करते हैं वो किलोग्राम होता है। हम इधर लिख देते हैं 20 kg। ठीक है, 20 किलोग्राम। अब जो ये 20 है ना, ये बेटा मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया, और जो केजी है ना बेटा ये यूनिट है। समझाने का या बताने का मतलब ये है कि स्केलर को डिफाइन करने के लिए हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है, जिस तरह ये वाली वैल्यू है। ठीक है, और साथ में एक यूनिट चाहिए होता है। दो चीजें रिक्वायर होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एंड इट्स ए यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जब भी मैथ्स के बारे में लिखोगे इज मैथ्स इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल 20 kg। बेटा यहां से ही समझ आ जाएगी कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीजें हैं। उसके बाद डिस्टेंस है, ठीक है, द लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्टिव इट्स डायरेक्शन, यानी बेटा हमने जितना भी फासला तय किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, उसको आप लोग डिस्टेंस बोलोगे अगर उसमें बेटा आप लोग डायरेक्शन को मेजर नहीं करोगे। ठीक है, अगर उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी तो जो भी आप लोग लेंथ होगी बेटा आप लोगों की, वो लेंथ आपके पास क्या कहलाएगी, आपका डिस्टेंस कहलाएगी। द लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जितनी भी वो लेंथ बेटा ट्रेवल करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसका डिस्टेंस कहलाएगी, अगर हमारे पास उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा मिसाल के तौर पर जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है ना, इसके यूनिट मीटर होता है। मैं लिख देता हूं 10 मीटर। ठीक है, अब 10 क्या है, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर क्या है, मीटर यूनिट है। दो चीजें हैं, दैट्स मीन स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा स्पीड है। ठीक है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट, ठीक है, कवर डिस्टेंस। अच्छा बेटा आप लोगों से कोई पूछे स्पीड क्या होती है, जिस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट फासला तय करता है, डिस्टेंस कवर करता है, बेटा उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्पीड। मिसाल के तौर पर लिख देते हैं 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब डिस्टेंस का यूनिट भी याद रहेगा मीटर, मैस का यूनिट भी याद रहेगा किलोग्राम, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें हैं, इसलिए ये भी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा टाइम है। ठीक है, द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, यानी जिस सीक्वेंस से, जिस टाइम से, यानी जिस हमारे पास टाइम के अंदर, जिस लम्हे के अंदर कोई भी काम हो रहा हो, उसके लिए हमें जो चीज चाहिए होती है वो टाइम होती है। यानी बेटा समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, इसका मतलब हमें टाइम चाहिए। अगर टाइम होगा तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि टाइम जो है उसको मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर लिख देते हैं 10 सेकंड। ठीक हो गया, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किस सीमत में गुजर रहा है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास 10 सेकंड, इसका मतलब टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा एनर्जी पे चले जाते हैं। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की जो काम करने की सलाहियत होती है ना, उसको बेटा आप लोग क्या बोलते हो, एनर्जी बोलते हो। और एनर्जी का यूनिट बेटा हमारे पास जूल होता है, आप लिख लेते हो 20 जूल। ठीक है, 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जूल क्या है, यूनिट है, इसलिए एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटा इसी के साथ याद रखना एवरी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी। अच्छा बेटा लास्ट पे हमारे पास टेम्परेचर है। वैसे तो प्रीवियस 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो द कूलनेस और हार्डनेस या डिग्री,
द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हार्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या करोगे बेटा, आप मेजर करते हो द मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। बेटा पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें किसके बारे में बताती है, टेम्परेचर के बारे में। बेटा हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी ना वो भी ज्यादा होगी। यहाँ अगर किसी बॉडी के अंदर जो मोशन है वो ज्यादा है, दैट्स मीन उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटा हम लगा लेंगे, वैसे तो केल्विन है इसका, लेकिन हम डिग्री में मेजर करते हैं क्योंकि केल्विन में जो वैल्यू होती है वो लार्ज आती है। अच्छा आपने लिख लिया 20 डिग्री, दैट्स मीन ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा बेटा टॉपिक था हमारे पास है पहला चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहले हमने बात की कि ये दोनों के दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फिजिक्स में जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है स्केलर और वेक्टर में क्या करना पड़ता है, डिफरेंस करना पड़ता है। अब डिफरेंस क्या किया, सबसे पहले हमने पढ़ा स्केलर के बारे में। हमने कहा दिया स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मुकम्मल तौर पे उसकी मैग्नीट्यूड से, ठीक है, और उसके यूनिट से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, ठीक हो गया। इसमें बेटा दो मेन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड को हम दूसरा नाम देते हैं वैल्यू। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और वो जिसमें उसको मेजर करना है यानी उसका यूनिट, ठीक हो गया। आगे बेटा उसकी डिफाइन की, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लिए, उनकी डिफाइन कर दी, उनके यूनिट्स देख लिए और बता दिया कि सारी सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। अच्छा बेटा वेक्टर में आप लोगों ने याद रखना है अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच इज है कंप्लीटली, अच्छा एक वर्ड लिखा हुआ है स्लोली, ठीक है, इसका मतलब भी बेटा कंप्लीटली होता है। बुक में देखोगे ये वर्ड लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी बेटा कंप्लीटली होता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन। अच्छा बेटा वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक हो गया। अच्छा यानी ये डायरेक्शनलेस क्वांटिटीज नहीं होती, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन आप लोग क्या करते हो, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। बेटा पोजीशन में जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छा बेटा इधर डिस्टेंस था, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है, तो हम इसका भी लिखेंगे 20 मीटर। लेकिन क्या 20 मीटर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं, 20 मीटर तो हमारे पास डिस्टेंस था, ठीक है, यानी डिस्टेंस होगा। तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कब बनेगा, जब हम लिखेंगे 20 मीटर इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बेटा जब हम लिखेंगे ना कि 20 मीटर वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, देन हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसमें अब देखें मैग्नीट्यूड आ गई, यूनिट आ गया, इन नॉर्थ, इन नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, यानी बेटा डायरेक्शन आ गई। अब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, बेटा ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी की डिफाइन करते हैं तो बेटा स्पीड कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी बेटा बॉडी खास डायरेक्शन में जो स्पीड कवर करती है उस स्पीड को आप लोग क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग लिखते हो तो बेटा इसकी एग्जांपल आप लोगों के पास बन जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट लगा लो, ईस्ट लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। आपने डायरेक्शन बतानी है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बेटा वेलोसिटी था, आपने बताया कि बॉडी जो स्पीड कवर करती है एक खास डायरेक्शन में, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट, यानी 20 मीटर पर सेकंड बेटा वो किस तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। दैट मीन ये वाली टर्म हमारे पास कौन सी टर्म है, ये वेलोसिटी है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एक्सलेरेशन है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा जो वेलोसिटी में चेंज आता है ना, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो क्या कहलाता है, एक्सलेरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। इसी का भी बेटा एग्जांपल आप लोग लिखोगे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन नॉर्थ लिख लो, ठीक है। अच्छा बेटा ये इसमें भी तीन चीजें हैं, इसमें भी तीन चीजें हैं, शुरू वाली वैल्यू में भी तीन चीजें थी। कौन कौन सी? वेक्टर में तीन चीजें होती हैं, यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन और बेटा यूनिट। बेटा मोस्टली हम यूनिट को डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो दोनों में होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, तो उसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि उसका यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली है भी जिनका नहीं होता है, जिस तरह अगर हम स्ट्रेन का ले लें, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, वो ठीक है, अलग कंडीशंस आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि वेक्टर्स के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट। और स्केलर के लिए दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने इसकी एग्जांपल याद रखनी है। स्केलर में, वेक्टर में जब भी कोई एग्जांपल दोगे उसके साथ आपने डायरेक्शन बतानी है। अगर डायरेक्शन बताना नहीं आती तो एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन नॉर्थ, ठीक है। इस तरह बेटा आप लोग इनको कवर कर लेना है। अच्छा देन हमारे पास है फोर्स, ठीक है। फोर्स के बारे में बेटा आप लोग लिखते हो, फोर्स पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर बेटा फोर्स तो होती, मतलब फोर्स में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। जिस तरह वो कह देगा यहां पे भी 20 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक हो गया बेटा, यानी ईस्ट की तरफ 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, फोर्स कहलाएगी। अच्छा क्या वाकई ही हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। इन रियलिटी हमें किसी भी चीज को अगर हम 100% या छोटी से डिस्प्लेसमेंट या कोई भी ऐसे डिस्टेंस जो स्पेसिफिक हो उसको बताना चाहते हैं तो हमें वेक्टर चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, मैं कहता हूँ कि हमारे इधर ना पास जो सिटी है वो नारवल है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा 5 किलोमीटर अगर यहाँ से आप मूव कर देना तो आप लोग नारवल पहुंच जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, मैंने बोला यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, उसके अंदर क्या लेते हैं, 5 किलोमीटर आप लोगों ने जाना है, आप लोग कहाँ पे पहुंच जाओगे, नारवल पहुंच जाओगे, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये देखें, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये चारों साइड है, इस तरफ नारवल है बेटा, ठीक है। अब कैसे नहीं है, आप यहां पे खड़े, मैं आपसे कहूँ 5 किलोमीटर आप मूव करें आप नारवल पहुंच जाएंगे। बेटा अगर आप 5 किलोमीटर इस तरफ जाते हैं क्या आप नारवल पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाते हैं नारवल पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाएंगे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बेटा आप लोगों को डायरेक्शन बताना पड़ती है कि अगर आप नारवल जाना चाहते हो तो नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर आप लोगों ने जाना है, या ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, यानी बेटा डायरेक्शन नेसेसरी होती है। इस वजह से बेटा हम फिजिक्स में वेक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक मिसाल देता हूँ, ये बोर्ड मार्कर है, अगर एक मैं इधर से इसको खींचता हूँ, इधर से खींचता हूँ, दोनों की या दो स्टूडेंट्स खींचते हैं, दोनों की फोर्स इक्वल हो, बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर दोनों एक डायरेक्शन से खींचेंगे तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। यानी बेटा डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम डायरेक्शन को डील करते हैं। और जिनमें हम डायरेक्शन क्वांटिटीज की लेते हैं वो क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अच्छा बेटा इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं। बाकी ये देखें, ये जो सारा आप लोगों को बताया हुआ है ना बेटा, ये सारे आपके नोट्स हैं, ठीक है। आप इसी तरह जिस तरह आप लोगों को सीक्वेंस से करवाया था, सबसे पहले थोड़ी सी बातें बताई कि स्केलर और वेक्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इनकी जरूरत पड़ती है। स्केलर की डिफाइन बताई, 2 पॉइंट्स बताए, नीचे एग्जांपल भी बताई। सेम इस तरह बेटा वेक्टर्स आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं इनके, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जो है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर,
यानी बेटा वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपने सिंपली बताना है अ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय टू वेज। यानी बेटा एक वेक्टर को आप लोग कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक वेक्टर को आप लोग बेटा दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नंबर 1 बेटा ग्राफिकली, ठीक है, नंबर 2 बेटा सिंबॉलिकली। बेटा आप एक वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकली और सिंबॉलिकली, यानी ग्राफ के थ्रू और सिंबल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंबॉलिकली। अच्छा बेटा आपने लिखना है सिंबॉलिकली अ वेक्टर रिप्रेजेंट बाय बोल्ड फेस लेटर। अच्छा बेटा सिंबॉलिकली अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग कौन से लेटर में लिखोगे, बोल्ड फेस लेटर में लिखोगे। बोल्ड फेस लेटर कौन से होते हैं बेटा, मोटे हरूफ होते हैं। ठीक है, जिनको झिल्ली हरू भी बोला जाता है। ठीक हो गया बेटा, बोल्ड फेस लेटर में लिखोगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं फोर्स, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बोल्ड करना पड़ेगा। इस तरह करके बेटा जो लिखते हो बोल्ड फेस लेटर में, इनको आप लोग क्या बोलते हो कि ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। और ये कौन सा तरीका है, सिंबॉलिकली, सिंबल के थ्रू। नंबर 1 सिंबॉलिकली एक ये मेथड हो गया। सिंबॉलिकली एक और मेथड यूज करते हैं बेटा एरो हेड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज। ये जुमला इसलिए बोल रहा था कि अगर आप लोग लिखो तो आप लोगों को पता हो ये सेंटेंस लिखना है। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय यूज एरो हेड, ठीक है, बिलो और अबव, बिलो और अबव। यानी बेटा अगर आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग एरो हेड लगाते हो बेटा, या तो बिलो लगाते हो या अबव लगाते हो। ये अगर मैं कहता हूं ये एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर या तो बेटा एरो हेड लगाएंगे या फिर इसके नीचे एरो हेड लगाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। इसमें फिर बोल्ड नहीं करना, इसमें एरो हेड लगा देनी है। ठीक है, अगर आप लोग एरो हेड लगाओगे तो वो समझ जाएंगे कि आप जो क्वांटिटी लिख रहे हैं वो एक वेक्टर है। मिसाल के तौर पर बेटा F इक्वल टू एम ए, ये कौन सा लॉ है बेटा, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर मैं कहता हूं ये इसको मतलब एक्यूरेट लिखें, आप फिजिक्स में लिख दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, ये इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे, इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे, देन बेटा आप लोगों को इसके मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। उसको पता होगा कि बच्चे का कांसेप्ट क्लियर है। किस तरह अभी पढ़ के आए थे, लास्ट में एग्जांपल पढ़ी थी फोर्स की, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड या फोर्थ में एग्जांपल पढ़ी थी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथ के ऊपर नहीं लगाई, फर्स्ट में पढ़ा था मैथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैथ स्केलर है, स्केलर के ऊपर नहीं लगाते। वेक्टर को बेटा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, ग्राफिकली और सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली बेटा आप लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड फेस लेटर में लिखते हो। नंबर 2 एरो हेड यूज करते हो, बिलो और अबव। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा तरीका आ जाता है ग्राफिकली। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। ठीक है बेटा, वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करने के लिए वी टेक अ स्ट्रेट लाइन, वी टेक अ स्ट्रेट लाइन। बेटा हम एक सीधी लाइन लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये लाइन ले ली। ठीक है, वी टेक अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड। अच्छा बेटा वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सीधी लाइन लेते हैं और एंड पे हम क्या लगाते हैं, एक एरो हेड, यानी यहां पे हम एक हेड लगा देंगे। ठीक हो गया बेटा, एक सीधी लाइन लेते हैं और एंड पे एक एरो हेड लगा देते हैं। उसके बाद आपने बताना है लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी बेटा
जो ये लाइन की लेंथ होती है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और एरो हेड रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। अच्छा, जो आप लोगों ने याद है, जो लेंथ ऑफ लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और जो एरो हेड होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। इस तरह बेटा आप लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास टॉपिक था हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि न्यू सिलेबस का है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट करे, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।